पद विभाग से पाठ 8 पद 8 सिंपलाइज कविता कन्यादान। कवि इसके इसका सरल अर्थ और भावार्थ समझाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीछना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा, लड़की होना और लड़की जैसा दिखाई मत दे। तो आइए इस कविता का अर्थ समझने का प्रयास। प्रामाणिक मतलब स्वाभाविक, यथार्थ। पूंजी यानी धन, सयानी यानी समझदार, योग्य, आभास प्रतीत होना, वाचना पढ़ना समझ पाना। पाठिका ने पढ़ने वाली, लयबद्ध, लय में आबद्ध। कवि ने कन्या विवाह के बाद बेटी को अपने ससुराल भेजते समय माँ की अंतर्वेदना को चित्रित किया। माँ को आभास होता है कि उसने अपनी बची पूंजी भी दान कर दिया, उसके पास अब कुछ शेष बचा नहीं जिसे वो अपना समझे। उसके हृदय में संत के उद्गार फूट रहे हैं। बेटी अभी सयानी नहीं, वह उसकी भूली है कि सुख की कल्पना तो करती है, परंतु जीवन में आने वाले दुखों से अभी वो अपरिचित है। वह आने वाले दुखों को कैसे सहन करेगी? वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही है, जो अस्पष्ट है। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों से सरलता से सहजता से पढ़ना जानती है। काव्य में गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी, जो अस्पष्ट थी, ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं थी। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। यहाँ एक माँ अपनी बेटी के विवाह पर उसको विदाई के समय उसको जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, उसको कवि को बताता है कि वो स्वाभाविक दर्द हो रहा था। बेटी को उसने जन्म दिया था, पाला था, पोसा था, बड़ा किया था, उसे शिक्षा दी थी, संस्कार दिए थे, सारा काम सिखाया था। परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, घर को कैसा संभालना है, घर की जिम्मेदारियों को कैसे संभालना है, उत्तरदायी कैसा बनना है, सब कुछ तो उसने अपनी बेटी को बताया, समझाया और सिखाया था। और आज उसे सामाजिक नियमों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार दूसरों के हाथ में सौंपना पड़ता था। तो ये इस कन्यादान के समय उसे जो दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, वो बड़ी स्वाभाविक था, यथार्थ थी। अंतिम पूंजी, यह बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी, हैं? बेटी को अंतिम पूंजी की संज्ञा थी। लड़की अभी सयानी नहीं है। वह बोलती है कि मेरी लड़की अभी सयानी नहीं हुई है, वह भूली है। वो सुख की कल्पना मात्र करती है, जीवन के यथार्थ दुखों से वो परिचित नहीं है। जीवन के यथार्थ दुखों से परिचित नहीं है। उसे सुख का आभास तो होता है, वह सुख की कल्पना करती है। विवाह के बाद बहुत सारे सुख उसको मिलेंगे, ये कल्पना उसकी है, परंतु विवाह के बाद की जो समस्या है उस यथार्थ से परिचित नहीं है। तो आने वाले दुखों को कैसे सहेगी? वो तो विवाह से संबंधित काल्पनिक
चित्रों में, काल्पनिक कल्पनाओं में ही खोई हुई, अस्पष्ट है उसके सामने जीवन, भावी जीवन अस्पष्ट है। वो कविता की तुकों और लयबंद पंक्तियों को सरलता से सहजता से पढ़ना जानती है। एक कविता होती है, उसकी पंक्तियाँ होती हैं, लयबद्ध पंक्तियाँ होती हैं, उन पंक्तियों तो सरलता से सहजता से पढ़ना जानती है। काव्य की गंभीर भावों को समझने में असमर्थ है, मतलब जिंदगी की कड़वी सच्चाई, जिंदगी के यथार्थ को समझने में वो असमर्थ है। बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही है, वो जा रही है ससुराल, और ससुराल में जाकर जो उससे सुख मिलेंगे उसकी वो कल्पना कर रही है, और वो भी अस्पष्ट है, ससुराल की कठिनाइयों से वो परिचित नहीं। तो माँ को कौन सा दुख प्रामाणिक लगता है? विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय माँ जो दुख का अनुभव करती है वो प्रामाणिक है, क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप वर पक्ष को सुपुर्द करते समय मन में जो पीड़ा स्वाभाविक होती है वो हो रही है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई दुराव छिपाव नहीं, वास्तविक है, यथार्थ है। बेटे को अंतिम पूज्य क्यों माना जाता है? बेटी से माँ का घनिष्ठ संबंध होता है, माँ बेटी के बीच जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है वो बहुत निकट का होता है। वो माँ बेटी ही समझ सकती है, उनको किसी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वे दोनों अपने सुख दुख की सहभागिनी होती हैं। माँ अपना हर दुख अपने बेटे से कर लेती है, बेटी अपना हर सुख दुख माँ से कह देती है। तो इन दोनों का जो आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग है वो और किसी रिश्ते में दिखाई नहीं देता। इसलिए बेटे को अंतिम पूंजी माना गया है, इसलिए बेटे को माँ के लिए अंतिम पूंजी कहा गया। बेटी अभी सयानी नहीं है, माँ की अंतर वेदना है, माँ ने बड़े प्यार से उसको पाला है, और वो उसको क्या समझती हैं? अभी वो सरल है, भोली है। माँ जानती है बेटी को परिवार से हटकर दूसरे लोगों के संपर्क में आना है और उनके अच्छे और कड़वे व्यवहार को जानना है। ससुराल पक्ष के साथ उस व्यवहार को वो कैसे सहन करेगी? ससुराल में जाकर वो उनके व्यवहार को कैसे समझेगी? यह वेदना माँ को सता है। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे मत बिछना। माँ सीख देती है। विदाई के समय माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि तू अपने सौंदर्य पर इतराना नहीं, सहज बने रहना। माँ समझा रही है बेटी, पानी में अपने सौंदर्य को देखकर इतराना मत। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, सम जलने के लिए नहीं। तेरे पर वहाँ कोई अन्याय हो, अत्याचार हो तो उसको सहन नहीं करना, उसका विरोध करना, उससे संघर्ष करना। उस अन्याय अत्याचार से तंग आकर तू आग में जलकर अपने जीवन का अंत नहीं करना। आग जो होती है रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अतः सभी कार्य करते समय सावधानी बरतना। तो ससुराल वालों के शाब्दिक भ्रम में, प्रशंसा में तेरी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उन प्रशंसा के शब्दों पर तो मत जाना। तुझे वे लोग वस्त्र आभूषण ला कर देंगे, उनके भ्रम जाल में मत पड़ना। यही भ्रम जाल बंधन है, ये स्नेह का, ये वस्त्रों का, आभूषणों का ये भ्रम जाल है, ये बंधन है, ये तुझे जकड़ेंगे। अतः लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, परंतु कमजोर नहीं बनना, अन्याय अत्याचार नहीं सहना, अपनी दुर्बलता को प्रकट मत करना। तुम्हारा शोषण भी हो सकता है, अपने शोषण का साहस के पूर्वक मुकाबला करना। तो इस प्रकार माँ बेटी को समझाती है
कि अपनी सुंदरता पर रिझना नहीं, पानी में अपना चेहरा देखकर अपनी सुंदरता देखकर रिझना नहीं, इतराना नहीं, अभिमान न करना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं होती। तो आग से रोटियां सेकी जाती हैं। तेरे ससुराल में यदि तेरे साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उस अन्याय और अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए तू स्वयं को आग में जलकर खत्म नहीं करना। वस्त्र और आभूषण सात्विक धर्म। तेरे ससुराल वाले तुझे नए नए वस्त्र देंगे, आभूषण देंगे। इस वस्त्र और आभूषण कैसे हैं? ये सात्विक धर्म की तरह है, जो बंधन की तरह है। स्त्री जीवन का ये बंधन है, इनके मुंह में तू मत जाना। माँ ने कहा लड़की होना, तेरे अंदर लड़की जैसे सारे गुण होने चाहिए। लड़कियों का कर्तव्य जो होता है उस कर्तव्य का तो पालन करना, लड़की के सारे गुण बताना, परंतु लड़की जैसा दिखाई नहीं देता। तू लड़की है, कमजोर है, दुर्बल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तू साहसी बनना, हिम्मती बनना, हौसला रखना, अन्याय और अत्याचार का विरोध करना, उसका संघर्ष करना, तेरा शोषण ना हो, तेरे पर कोई अत्याचार ना हो, साहस पूर्वक तो उसका मुकाबला करना। तो इस प्रकार माँ ने बेटी को चेहरे पर रिझने की सलाह क्यों दी? प्राय सुंदर स्त्री अपनी सुंदरता की प्रशंसा पाना चाहती है, फिर वह प्रशंसा के बंधन में बन जाती है, कमजोर पड़ जाती है। इसे ही वो अपना सर्वस्व मान बैठती है और चार दीवारें में आबद्ध हो जाती है। परंपराओं के निर्वाह तक सीमित रहना ठीक नहीं। माँ ने बेटी को कैसे सावधान किया? माँ ने बेटी को सावधान किया कि अपने चेहरे को सौंदर्य पर रिझना नहीं। वस्त्र और आभूषण देखकर, प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर इतराना नहीं। ये तो सब स्त्री जीवन के बंधन हैं, बंधन में डाल देंगे। तेरा सौंदर्य, तेरे सौंदर्य की प्रशंसा, ये वस्त्र, ये आभूषण जो तेरे ससुराल वाले तुझे देंगे, ये बंधन है तेरे। ख्याल रखना, होशियार रहना है। इन्हीं उपहारों से, इन्हीं बातों से वो तुझे अनेक प्रकार के बंधन में डाल सकते हैं। सावधान रहना। तो लोगों के प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर भ्रम जाल में मत आना, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इस प्रकार वस्त्र और आभूषण की चकाचौंध में है तो बंधन में ना पड़ना, अपना अस्तित्व ना खोना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपराओं से हटकर, इस कविता में एक माँ जो अपनी बेटी को शिक्षा देती है वो परंपराओं से हटकर अलग ही प्रकार की आधुनिक माँ और आधुनिक बेटी हैं। तो कन्यादान कविता के माध्यम से कवि ने स्त्री जगत के नए रूप को यहाँ पर बताया। बेचारी नहीं बनना है, निरह नहीं बनना है, कमजोर नहीं बनना है, शक्तिशाली बनना है और हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार का सामना करना है। तो वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल गई हैं। आज हर तरफ लड़कियों का मान सम्मान बढ़ा है, उनका रुतबा बढ़ा है, उनके अंदर नई सोच, नई विचारधारा और नया सब कुछ आया है। तो आज उन्हें अपनी एक पहचान बनानी है, अपना अस्तित्व बनाना है और उनका किसी प्रकार की शोषण ना हो, उन पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, उनके साथ किसी प्रकार का अन्यायपूर्वक व्यवहार ना हो। यह सब जागृत समाज के लिए आवश्यक हो गया है और इसी कारण से माँ अपनी बेटी को जगा रही है। आधुनिक युग में वह अपनी बेटी को सावधान कर रही है और आधुनिक युग में समय के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास कर रही है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम लड़की हो, परंतु लड़की देखो जैसा दिखाई, लड़कियों जैसा कर्तव्य, लड़कियों जैसा उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी का पालन करना,
परंतु अपने आप को कमजोर मत दिखाओ। किसी प्रकार का अन्याय और अत्याचार तेरे साथ होता है तो तू तुरंत उसका विरोध करना, संघर्ष करना है। तो इस प्रकार माँ बेटी को साहसी बनाती है। माँ बेटी के अंदर अपने कर्तव्य भावना को दिखाती है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे अलग ही प्रकार की शिक्षा दे रही है। तो इस कविता में माँ क्या कहती है? बोलती है बेटी अपने सुंदरता और कोमलता के मोह जाल में मत पड़ना। आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण के भ्रम में मत पड़ना। लड़की बने रहना परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो कन्यादान कविता में बेटी को दुख से बचाना चाहता, क्योंकि वो अभी सयानी नहीं हुई, उसे समाज के छल कपट से भरे व्यवहार का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उसे सावधान करती है। चुपचाप दुखों को सहने की आवश्यकता नहीं है, उनको हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार का विरोध करना है और संघर्ष करना है। तो इस प्रकार हम इस कविता में देखते हैं कि एक आधुनिक माँ अपनी बेटी को मजबूत बना रही है और उसे ससुराल में किस प्रकार रहना है, किस प्रकार अपने अस्तित्व को बचाना है और क्या करना है, किन बातों से बचना है, ये सब बातें इस कविता में बताई गई हैं। तो माँ ने बताया लड़की की तरह मर्यादित रहना, परंतु लड़की की तरह भोली भाली बनकर मत रहना, सावधान रहना, सजग रहना, हर परिस्थितियों का निडर और निर्भय होकर सामना, समझदार बनना है, भोली मत बनना, सयानी बनना, समझदार बनना और अपने अस्तित्व को बनाकर रखना। इस प्रकार इस छोटी सी कविता में माँ अपनी बेटी के भविष्य में आने वाले जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उससे वो कैसे संघर्ष करेगा, मुकाबला करेगा, इसके बारे में बताया गया है। तो इस कविता के बाद अब हम नए विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अभी आपको देखिए जो लेसन आपके पाठ्यक्रम में हिस्सा है उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी या दे दी गई। आपको उसको समझना है, पढ़ना है, लिखना है और उन सब के में आपको किसी भी हेल्प से पढ़ाई करते रहना और लिखना है नोटबुक में, उसको प्रश्नोत्तर भी, क्योंकि पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी। परीक्षा में आप लिख कर सब कुछ बताएंगे तो लिखने का आपका अभ्यास होगा तब ना। अब आपका घर ही आपका विद्यालय है, घर में पढ़ रहे हैं, घर में लिख रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो आने वाली परीक्षा में आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आपका उत्तरदायित्व क्या है? 10वीं कक्षा में बराबर हर दिन पढ़ना, हर विषय को पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर देना, पढ़ना और लिखना। तो गद्य विभाग में जो है सबको पढ़िए, गाइड से, नेट से, वो भी हेल्प बुक से आप पढ़िए। पद्य विभाग में जो है उसको भी सब पढ़िए, कृतिका में जो दिया है उसको भी सब पढ़िए, सब ग्रामर में, ग्रामर बुक आपके पास बहुत अच्छी है, उसको भी पढ़िए। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए, कोई समस्या हो तो आप हमसे 7894945066 पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। स्कूल जब खुलेगा तो आपके नोटबुक चेक की जाएगी, आपने प्रश्नोत्तर सब लिखा है या नहीं, जो विषय इस साल हैं, जो चैप्टर इस साल हैं, सभी लेसन का प्रश्नोत्तर लिखना है। तो आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर के बाद आपको नंबर दिए जाएंगे और यही नंबर आपको आपकी परीक्षा में सब जुड़ेंगे और सफलता में सहयोग करेंगे।
इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा कहना मानिए, ठीक है। अगले क्लास में फिर किसी विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।